स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ट्राई करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे एक बार रिवाइज हो जाए और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने तुम लोगों को वर्क बताया था कि 50 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने शेयर की है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कंपाइलेशन, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, तो वो कर लेना। तो एटलीस्ट स्कूल एग्जाम में तो बहुत अच्छी तरह से करके आ जाओगे, ठीक है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, जैसे एक होता है डिस्टेंस। ब्रीफली ही करने वाले हैं, सारे नोट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। अगर फिर भी लग रहा है कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो साथ साथ नोट कर सकते हो, वरना ऑलरेडी नोट्स हैं तुम लोगों के पास। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट इसके साथ आता है विच इज शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। और हमने मोस्टली देखा है कि दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या होता है, और ये सबसे छोटा रास्ता कैसी, एक स्ट्रेट लाइन होती है ना। एक हमने और भी बात पढ़ी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल कब होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में इक्वल होते हैं। कुछ रह ना जाए इसलिए मैं पहले ही प्रिपेयर करके आया हूं इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड अगर हमें कभी क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना होगा डायरेक्शंस का। यहां होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, यहां पे ईस्ट और ये फिर वेस्ट। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहूंगा। यहां पे जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसी कर्व दे रखी, ये डायरेक्शन हमारे पास, तो बता सकते हो इनके नेम क्या होते हैं। ये होता है नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। लेकिन कभी कभी हमने, याद करो एक क्वेश्चन में हमने ये भी सुना था वेस्ट ऑफ साउथ। अब ये क्या चीज है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, सुनिए ना ऐसी बातें। तो कभी अगर हमें ऐसा सुनाई दे अ पार्टिकल मूविंग 60 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो क्या समझेंगे हम इससे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कहने का है नॉर्थ के वेस्ट में जाना है। नॉर्थ के लिए वेस्ट कहां है, लेफ्ट साइड। इसका मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो एक पार्टिकल जा रहा है नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, कितने एंगल, ये होगी उसकी डायरेक्शन, ये दिस इज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर मान लो मैं बोलता कि ईस्ट ऑफ साउथ 45 डिग्री नहीं 30 डिग्री, इसका मतलब क्या समझते, साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है ना। मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ चलो तो ये होगा कुछ 30 डिग्रीज। एक पार्टिकल यहां जा रहा है, एक पार्टिकल यहां जा रहा है, समझ आया। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। अगर इसे नोट करना चाहते हो तो साथ साथ करना, पहले मैंने बताया है जैसे ही मैं लिख रहा हूं, वरना ये नोट्स तो मैं शेयर करूंगा एक ग्रुप में। अगर इस स्लाइड में से कुछ रह गया तो कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना। अगर लिखना ही है तो नेक्स्ट स्लाइड से साथ साथ लिख लेना। चलो, तो ये था हमारे पास बेसिक सी चीज कि अगर हमें कभी भी दिखाई दे जाए ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिखाई दे जाए, बड़े बेसिक से क्वेश्चन भी इस पे हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं चला हूं ईस्ट के डायरेक्शन में चला हूं 3 मीटर्स और नॉर्थ के डायरेक्शन में चला हूं 4 मीटर्स, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी और डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ, कितना चला मैं टोटल 7, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वो तो हाइपोटेन्यूज है स्ट्रेट लाइन विच इज 5। चीजें तब तक बहुत इजी हैं जब तक हम 2 डायमेंशन पर रहें। हाँ, तब तक चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं जब तक हम 2 डायमेंशन पर रहें, लेकिन 3rd डायमेंशन आ गया तो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। मान लो मैंने कह दिया 3 मीटर में चला हूं ईस्ट में, फिर 4 मीटर में चला हूं नॉर्थ में, एंड देन अपवर्ड चला हूं मैं 5 मीटर। अब बताना कैसे करें, अपवर्ड मतलब बोर्ड के बाहर आ रहा हूंगा मैं, फिर कैसे करें ये क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कह रहा हूं। 3 मीटर ऐसे चले हैं, 4 मीटर इस डायरेक्शन में, और फिर 5 मीटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसको कैसे सॉल्व करें, अब यहां पहुंच गए हम। अगर हमसे पूछा होता
डिस्टेंस निकालो तो बड़ा आसान है ये रहा 3, ये 4 और ये 5, तो कितना आसान होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, ये कैसे निकालें स्ट्रेट लाइन, तो उतना भी मुश्किल है नहीं। ध्यान से देखना, ट्राई करेंगे कि एक ही क्वेश्चन से समझना है। 3 और 4 का ये कितना आएगा 5। अब ध्यान से देखो, ये 5 और ये भी कितना है 5, ये परपेंडिकुलर है इस शीट पे, तो अगर हम इसको ध्यान से सोचें, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये कितना हो, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये बन जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच इज रूट में 50 बनेगा, 5√2 आंसर आ गया। समझ आया। अगर कभी भी हमारे पास 2 डायमेंशन में चीजें हो तो बड़ा आसान होता है, लेकिन 3rd डायमेंशन में आ जाए तो थोड़ा सा सोचना होगा, उसको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा हमारा। ठीक है, अगर मान लो कभी भी हम एक सर्कल में हैं तो कैसे करें, जैसे मान लो एक सर्कल पे हैं और हमसे पूछ लिया गया A से B जाना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, कैसे बताएं। यहां से यहां जाना है तो कितना डिस्टेंस होगा, ये लेंथ कितनी होती है, टोटल होती है अगर 2πr, तो ये कितनी होगी πr, तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट बताओ, डायमीटर हो जाएगा, मतलब 2r। और अगर मान लो यही सेम सर्कल है और मैं तुम्हें कहता है यहां से यहां तक जाना है, A से C पॉइंट तक, फिर तो शॉर्टेस्ट पाथ चलना होता है हमें, मतलब A से C तक ये चलते, है ना। और अगर हमें डिस्टेंस निकालना होता तो ये वाला पार्ट, तो ये पूरे सर्कल का कितना पार्ट है 1/4, मतलब इसमें अगर हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो होता 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा, कितना आएगा ये, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये √r² प्लस r² विच इज रूट में 2r² विच इज √2r। चीजें तब तक बहुत ज्यादा आसान है जब तक हमें पता हो कि कैसे 90 डिग्री के लिए पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, या फिर 1/4 है, 1/6 है, तब तक तो ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक सर्कल आ गया और हमें बोला गया कि ये रहा एक A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट, और कोई भी एंगल है यहां पे थीटा, उसके लिए बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे बताएं, हाँ कोड लो, परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये रही डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ी देर में निकालते हैं, पहले डिस्टेंस सोचते हैं। कैसे निकालें डिस्टेंस, पहले ये सोचते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना होता है एक सर्कल में, टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है 2πr। ये 2πr का कितना पार्ट है θ/360। अगर मान लो ये क्वाड्रेंट होता तो यहां 90 डिग्री पुट कर दो तो 1/4 आ जाता। अगर ये 60 डिग्री एंगल होता तो 60/360 कितना बन जाता 1/6 आ जाता। समझा। एंड अप टू सो ऑन हम वो चीजें कर सकते हैं। चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़े। वो कैसे करें, डिस्प्लेसमेंट एक ही बार फिक्स कर लेंगे उसका फॉर्मूला, ठीक है। मैं इसको थोड़ा अलग से बना लेता हूं इस ट्राइंगल को। ये रहा A पॉइंट, ये B, एंड लेटस से ये रहा एक बीच में स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है ये, ठीक है। अगर ये टोटल एंगल है थीटा तो ये कितना होगा θ/2, और ये कितना डिस्टेंस है सेंटर से। क्या कोई बता सकता है अगर ये R है, ये θ/2 है, तो ये कितना होगा। ये इसे x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो कौन सी रेशो लगाएं, साइन कोस टेन। साइन थीटा लगा के देखें तो साइन θ/2 हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो x कितना आ जाएगा r साइन θ/2। क्या इज दिस द डिस्प्लेसमेंट वी आर फाइंडिंग। ये तो नहीं है ना, इसका डबल करना पड़ेगा। हमने तो आधा ही निकाला अभी, बस इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो आज के बाद हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखेंगे एटलीस्ट जब मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा ना अभी आने वाली स्लाइड पे, वो जरूर साथ साथ करके देखना है। इसको तो नोट बाद में भी कर लोगे, बना लेना अपने शॉर्ट नोट्स। समझ आया, ये क्वेश्चन पक्का समझ आया। आज के बाद एक सर्कल पे कितना भी एंगल हो हम निकाल लेंगे, डिस्टेंस भी निकाल लेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट एक और चीज, जैसे मान लो कभी भी अगर हमें दे रखा हो x इज इक्वल टू t², व्हाट डज इट मीन। पहले बताओ अगर कभी भी पावर 2 आ जाती है तो उसका मतलब मैंने क्या बताया था, रुको, पाथ ऑफ पार्टिकल
बताना है तुम लोगों को, स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा। सोचते हैं, रुक जाओ अभी, रैंडम मत बोलो। और दूसरा, पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन में, ये भी सोचो, रेस्ट और मोशन। चलो बताओ भाई, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हमें दे रखा है x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन में, ये बताना आसान है। t की जगह 0 पुट करो तो आंसर कितना आएगा, 0, मतलब हम 0 पे खड़े हैं। t की जगह 1 पुट करो तो 1, 2 पुट करो, रेस्ट पे तो नहीं है हम, है ना। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पार्टिकल चल तो रहा है। और अगर ऐसा दिया होता x इक्वल टू 2 मीटर, इसका मतलब क्या होता, रेस्ट पे है या फिर मोशन में, रेस्ट पे, कुछ भी टाइम डाल लो हमेशा 2 मीटर है। ये रेस्ट पे नहीं है, इसका मतलब मोशन की बात हो रही है। अब मैंने आज तक तुम्हें बताया था, कभी भी अगर पावर 2 आ जाए तो कैसा ग्राफ होता है, पैराबोला, लेकिन दिस टाइम इट इज अ स्ट्रेट लाइन। पता क्यों, मैंने पूछा है पार्टिकल चल कैसा रहा होगा, वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। द रीजन इज, मैंने यहां पे कितने डायमेंशन की बात की है, 2 या 1, एक ही डायमेंशन की बात हो रही है, सिर्फ x ही तो है यहां पे, है ना। अगर मैं x के कुछ वैल्यूज पुट करूं, लेटर से यहां पे x है, यहां t है, तो x की वैल्यू 0 पे 0, सॉरी t की वैल्यू 0 पे 0, ये 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9 एंड अप टू सो ऑन। अगर मैं x और t का ग्राफ बनाऊं, ये रहा x, ये रहा t, तो हां एक पैराबोला टाइप तो बन जाएगा इधर की साइड, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो इधर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन ये पैराबोला नहीं जाएगा, पार्टिकल पैराबोलिक मोशन में नहीं जाएगा, क्योंकि पैराबोलिक मोशन में जाने के लिए 2 डायमेंशन की जरूरत होती है, x और y। अगर मैं अपने पेन को थ्रो करूं तो वो ऐसी शेप में गिरता है हमेशा, है ना। लेकिन ऐसे मोशन में तो पार्टिकल आगे भी चल रहा है और ऊपर भी चल रहा है, मतलब x एक्सिस में भी चलेगा और y में भी चलेगा। यहां कितने, या तो 1 डायमेंशन है, इसका मतलब सिर्फ x एक्सिस पे है पार्टिकल। समझ आई, ध्यान रखना। तो पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर इसका x के साथ x और t का ग्राफ देखेंगे, हां तब हम पैराबोला बोल सकते हैं, लेकिन पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ आया बेटे यहां तक। मैं कुछ डिफरेंशिएशन के रूल सिखाने वाला हूं, उससे पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। x इक्वल टू 2 मीटर का मतलब है पार्टिकल एट रेस्ट। तो बताओ फिर पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। सोच के बोलना, घुसा लगेगा अब अगर गलत बोले तो। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा इसके लिए, x इक्वल टू 2 मीटर, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना। अबे इसमें पार्टिकल चल रहा है, फिर जब मैं एक ही जगह खड़ा हूं तो पाथ किस बात का, नहीं। अगर मैं यहीं पे ही खड़ा हूं तो कैसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं या पैराबोला में चल रहा हूं, रेस्ट पे हूं मैं, तो एक डॉट जैसा आएगा इसका पाथ, कुछ होएगा ही नहीं। समझ आया, दिमाग चला लिया करो थोड़ा सा। नेक्स्ट, स्पीड। पता है किसी को स्पीड का मैं प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगा, मैं एक रिवीजन करने वाले हैं ना। सारी डेफिनेशन आई होप कि तुमने नोट्स में बना रखी होगी। स्पीड का फॉर्मूला होता है, सबसे बेसिक तो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। 2 तरह की स्पीड हमने पढ़ी थी, एक होती है एवरेज स्पीड और दूसरी इंस्टेंटेनियस। कोई फर्क बताना चाहेगा, एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड? मैं अपने घर से चला इंस्टीट्यूट तक पहुंचा, तो बताओ इसमें एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल सही। एवरेज का मतलब है कि मैं अपने घर से जब यहां पे आया तो कांस्टेंट स्पीड से तो नहीं आया, जब टर्न आए होंगे मैंने स्लो भी की होगी, ट्रैफिक आया होगा स्लो की होगी, गली खाली है तो मैंने तेज भी की होगी अपने गाड़ी को, है ना। इसका मतलब है अगर मैं ऑन एन एवरेज एक नंबर देखना चाहता हूं, ऑन एन एवरेज मेरी स्पीड कितनी रही, तो मैंने बोल दिया 50, वो एवरेज। मैंने सारी वैल्यूज को कंसीडर किया और एक नंबर निकाल दिया, जैसे तुम लोगों ने अपनी 10th में मीन मीडियन मोड में पढ़ा था, याद आया कुछ? बिल्कुल सेम वही चीज है यहां पे। और इंस्टेंटेनियस का मतलब है अगर हम एक पॉइंट पे स्पीड देखना चाह रहे हैं, मैंने पूछ लिया मैं घर से यहां तक आया हूं, बताओ 4 सेकंड पे मेरी स्पीड कितनी थी, 5 मिनट पे मेरी स्पीड कितनी थी, वो इंस्टेंटेनियस है। तो इसका मतलब है बिटवीन 2 टाइम्स, और इसका मतलब है एट अ मोमेंट ऑफ टाइम।
अब मैंने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में, मतलब मेरे को ऐसा याद है कि मैंने 2 लेक्चर लेके बताया था एट अ मूवमेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा, एट अ मूवमेंट ऑफ टाइम बता पाना इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। नहीं बता सकते हम नहीं बात कर सकते इंस्टेंटेनियस एक मूवमेंट के बारे में। तो हम क्या करते हैं, ऐसे 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं विच आर एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर। याद है, अगर एक वैल्यू है 1 तो मैं अगर मैं पूछ रहा हूं 1 सेकंड में मेरी स्पीड कितनी है, मैं नहीं बता सकता। मैं पता क्या बता सकता हूं, 1 सेकंड और 1.00000 इसके बीच में बता सकता हूं मैं अपनी स्पीड। तुम्हें लग रहा है ये इतना ज्यादा छोटा इंटरवल है, इतना छोटा गैप है इनके बीच में कि हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं इसको, है ना। इसका मतलब है इन 2 टाइम इंटरवल के 1 सेकंड और ये जो भी लिखा है मैंने इतने सेकंड के बीच में कितना गैप है। अगर इन दोनों को माइनस करके देखो कितना आएगा, 0.6 zeros and then 1 which is extremely small, नेग्लिजिबल ही माना जा सकता है ना, लेकिन है कुछ तो है। इसे ही हम बोलते हैं एट अ मूवमेंट ऑफ टाइम। मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करके दिखाता हूं। कहने का मतलब है अगर एवरेज स्पीड हम देख रहे हैं दैट इज द स्पीड बिटवीन एनी 2 टाइम इंटरवल। मैं 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में पूछ सकता हूं, मैं 5 और 6 के बीच में पूछ सकता हूं, लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस में आएंगे अलाउड नहीं है। क्या अलाउड है फिर? नहीं, यहां पे आके क्या पूछ सकता हूं मैं क्वेश्चन, वेरी स्मॉल गैप होना चाहिए। समझ आया? यहां पे टाइम के बीच में कितना गैप हो सकता है, कुछ भी। मैंने यहां लिखा ना बिटवीन एनी 2 टाइम्स, मैं यहां पर लिख देता हूं बिटवीन एनी 2 टाइम्स। और यहां पे मुझे क्या लिखना होगा, ऐसे 2 मूवमेंट जिनके बीच का गैप बहुत छोटा हो। ठीक है, यही होता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बीच का डिफरेंस। किसी को कंफ्यूजन? फिर से बहुत डिफिकल्ट है। अभी हमने बोल तो दिया कि 2 बहुत क्लोजली टाइम के बीच में हमें स्पीड निकालनी है। कैसे निकालें, पहले इसको समझते हैं। एवरेज स्पीड का आज के बाद फॉर्मूला याद रखना, विच इज टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसी को ही पहले हम समझने वाले हैं, 1-2 इस पे क्वेश्चन करके देखते तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक ब्लैंक पेज निकाल लेना अगर नोटबुक सामने है तो। मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है, वो आधा डिस्टेंस चला है, हाफ डिस्टेंस, दिया नहीं हुआ डिस्टेंस, सिर्फ बोला हुआ है। आधा डिस्टेंस चला v1 से और सेकंड हाफ चला v2 से, अदर हाफ। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। हमेशा फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, तब कर पाएंगे हम क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करते थे हम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, लेकिन डिस्टेंस तो है ही नहीं आप। तो मान लेते हैं अगर हाफ डिस्टेंस बोला है तो ये डिस्टेंस को मान लेते हैं d/2, ये डिस्टेंस को d/2, यहां v1 यहां v2। पहले मेरे को बताओ ये डिस्टेंस दिया हुआ था या हमने माना? आंसर में नहीं आना चाहिए इसका मतलब, है ना। अगर हमसे टोटल डिस्टेंस बोलेंगे तो हम इनको प्लस कर देंगे। टाइम का है तो पहले टाइम निकालते हैं। पहले वाले के लिए अगर मैं टाइम निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, टाइम का फॉर्मूला बताओ। अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम का डिस्टेंस बाय बढ़िया d/2 v1। और यहां के लिए टाइम क्या आएगा, d/2 v2। लगा दो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। याद रखना आंसर में d नहीं आना चाहिए बेटे। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम एवरेज स्पीड निकालने की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की हमें जरूरत पड़ेगी। नहीं दिया तो निकालो उसको। आज के बाद यह बात भी ध्यान रखनी है, अगर मैं कभी भी पूछूंगा टाइम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो क्या बताओगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, एक मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं यहीं पे, वो कर लेना। हाफ टाइम के लिए स्पीड v1 और अदर हाफ के लिए स्पीड v2। ऐसा कुछ दिया हुआ है, फिर से एवरेज स्पीड निकालनी। ये वाला किया किसी ने, इसका क्या बना, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम।
क्या तुम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो? डी कॉमन लेके कैंसल, तो ये बचेगा, ऊपर बचेगा 1/2 प्लस 1/2 विच इज 1, नीचे से 1/2 भी कॉमन, 1/v1 प्लस 1/v2। मेरा आंसर यार, थोड़ा और भी एलसीएम वगैरह भी ले सकते थे, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये बन जाता है, देख लेना। सबका यही आ रहा है? क्लियर है यहां तक? चलो बढ़िया। एवरेज स्पीड के बारे में तो हमने देख लिया, अभी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले डेफिनेशंस खत्म करते हैं। दूसरा क्या बोला था मैंने? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू, याद रखना जब भी हम बहुत छोटी क्वांटिटी की बात करते हैं, क्या बताया गया था? तब हम बहुत छोटी के लिए dx डिवाइड बाय dt, हमेशा ध्यान रखेंगे ये बात। ये d का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है? हियर d रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल चेंज। वैसे पता हम कभी कभी ऐसा सिंबल भी यूज करते हैं, ये भी सुना हुआ? इसमें क्या फर्क है फिर? ये सिर्फ एनी चेंज इन x, या सिंपल हम लिख देते हैं चेंज इन x। इसमें हमने नहीं लिखा है वेरी स्मॉल, छोटा चेंज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यहां छोटा होना चाहिए। स्मॉल चेंज इन t अगर होगा तो x में कितना चेंज होगा ये हम देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए तो कुछ रूल्स समझने होंगे, ठीक है? रूल्स के लिए हमें डिफरेंशिएशन थोड़ी सी सीखनी होगी, तो अभी तो मैं रूल्स बता के ही छोड़ने वाला हूं इसको। डिफरेंशिएशन से पहले एक चीज सीखते हैं विच इज स्लोप। याद आया ऐसी भी चीज कभी बताई थी? अगर हमारे पास कभी भी एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये y और ये x, और अगर हमें कहा गया है ये है x1 जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये है y1, जब वैल्यू x1 थी यहां पे आ गई y1, और जब यहां पे वैल्यू है x2 यहां पे वैल्यू आ गई y2, तो ये गैप कितना है? अगर ये है y2 ये है y1, तो ये जिसका सिंबल अभी अभी मैंने बताया डेल्टा y, वो क्यों नहीं लिखा dy? वो तो स्मॉल चेंज के लिए ना, यहां तो मैंने कहा ही नहीं कि स्मॉल चेंज है। ऐसे ही ये भी कितना बन जाएगा? x2 माइनस x1 विच इज डेल्टा x। ये रही बेस और ये रहा परपेंडिकुलर, बेस है डेल्टा x और ये है डेल्टा y। हम डिफाइन करते हैं जो स्लोप जैसी चीज है, हम डिफाइन कर रहे हैं इसको बाय tan थीटा। tan थीटा हमें बताता है कि ग्राफ का स्लोप कितना ज्यादा है, थीटा जितना बड़ा होगा स्लोप उतना ज्यादा होगा, ठीक है? क्या बनेगा यहां से tan थीटा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, याद रखेंगे बेटे इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया था कि 4 टाइप के अपने पास स्लोप होते हैं, याद आया? छोटे छोटे सा यहां पे ग्राफ बना रहा हूं मैं। सबसे पहले हमारे पास है लेटर से ये ग्राफ, बताना स्लोप कितना है? स्लोप यहां पे है 0, कारण क्या है इसका? इसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ? 0, ये तो पैरेलल है इसके। और अगर इस लाइन की बात करें तो इसका स्लोप कितना है? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90, और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। इसमें बताओ क्या है? ये तो 0 और 90 के बीच में आ गया। 0 और 90 के बीच में याद रखेंगे स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। याद रहेंगे ये बातें, 4 ही टाइप के हैं, 0 इनफाइनाइट, पॉजिटिव, और एक अपने पास आता है अगर ऐसा ग्राफ आ गया तो जिसमें यहां पे दिख रहा हो, तो ये तो 90 से बड़ा एंगल आ गया। 90 से बड़ा मतलब यहां पे स्लोप नेगेटिव है। एक बात और ध्यान रखेंगे बेटे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, यहां पे अगर एंगल थीटा है तो पता है यहां कितना होगा? क्यों? इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर यहां एंगल थीटा, यहां एंगल थीटा, पता है यहां कितना होगा? थीटा। इसका मतलब जहां मर्जी देख लें थीटा सेम है, थीटा मतलब tan थीटा सेम है। तो कभी भी अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखी तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा सेम रहता है, कहीं भी चले जाओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी। कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना
ऐसा कुछ लिखा जाता है, इसका सिंबल कभी कभी एम भी यूज किया जाता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाना चाह रहा हूं। अगर हमें कभी भी पूछा गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो कुछ ऐसी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। ये जो लाइन है ये y एक्सिस पे कहां टकरा रही है, इसमें बताना, पहले वाले में कहां टकरा रही है? ये तो जीरो पे टकरा रही है ना। इसमें तो कुछ ऊपर है ना। और इस वाले ग्राफ में इसमें कहीं भी नहीं टकरा रही है, तो y इंटरसेप्ट इसमें भी खत्म, जीरो। एंड अप टू सोन हम बाकी का भी निकाल सकते हैं। यहां पे जो m दिखाई दे रहा है ना, गेस कर सकते हो क्या? अभी पढ़ा है, दिस इज स्लोप, ये निकलता है tan थीटा से। एंड ये x और y हमारे पास लिखे हैं, x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए। छोटा सा एग्जांपल करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि मैंने इसमें बताया क्या। ये रहा x, ये रहा एक ग्राफ, टू मीटर, और ये रहा टाइम। जरा बताना इसकी इक्वेशन कैसे लिखें। इक्वेशन क्या थी स्ट्रेट लाइन की? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y ये वाली एक्सिस का, x ये वाली एक्सिस का। यहां पे y और x की जगह बस क्या लिखा है? x और t। तो इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी, y एक्सिस पे जो भी लिखा होता है इक्वल टू m, x एक्सिस पे जो भी लिखा होता है प्लस सी। समझ आया क्या किया अभी मैंने? जरा बताना m की वैल्यू क्या होगी? स्लोप, मतलब tan थीटा, tan 30 कितना होता है, और c कितना है? कहां टकरा रहा है? y एक्सिस पे। इस बार y एक्सिस पे टकरा रहा है 2 पे। दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। समझ आया? मान लो यहां पे v स्क्वायर है, और एक थोड़ा अच्छा सा बता रहा हूं, यहां पे x, ये 9 है, और लेट अस से ये 16 है, और ये 6 दे रखा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लुक में ही ये अजीब से लगते हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन पे। फिर से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें लिखनी है। क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? दिमाग में लाओ, हमें तो ये याद रखनी है। क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो भी y एक्सिस पे लिखा लिख दो। क्या लिखा? और यहां पे v स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स ही दिया हो, प्लस सी। बताओ जरा इसमें, थीटा तो पता नहीं, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। पहले m ही निकालते हैं, विच इज स्लोप, विच इज tan थीटा। बताना इसमें क्या होगा। ये कितना है? अगर ये 16 दिया है, ये 9 दिया, तो ये 16 माइनस 9 7, और ये कितना दिया? 6। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लो, मिल गया स्लोप। और क्या चाहिए होता है? y इंटरसेप्ट c, दैट इज द इक्वेशन। समझ आया? पक्का समझ आ रही बेटे यहां तक चीजें? टाइप्स ऑफ स्लोप, 4 टाइप के स्लोप होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। इसके बाद अभी तो हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, जरूरी हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। अभी अभी तो हमने पैराबोला भी देखा था, ये देखो कहां गया, ये रहा। पैराबोला भी हो सकता है, मतलब कर्व्ड भी हो सकता है। तो कर्व के लिए भी हमारे पास कुछ चीज है, विच इज 4 टाइप्स ऑफ चेंजिंग स्लोप। 4 तरह के हमारे पास ग्राफ हो सकते हैं। अगर इनको याद भी रख लोगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप, यह हमारे पास सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, और ये है फोर्थ। ये 4 टाइप के स्लोप्स हैं अपने पास, ठीक है। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे? स्लोप निकालने के लिए हम कुछ ऐसा ट्राइंगल सा बनाते थे। इस बार भी सेम ही करना है, ठीक है। और स्लोप बनाने के लिए क्या करते थे? 2 पॉइंट कंसीडर करते थे, एक x1 और एक x2, फिर बीच में कहीं tan थीटा आता था। इसमें प्रॉब्लम है इस वाले में, जरा देखना। यहां पे मैं लेके आ गया x1, यहां में लेके आ गया x2, यहां पे आ गया y1,
यहां आ गया y2, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। देखो मैंने जैसे ही ज्वाइन किया यहां से, ये कितना होता है डेल्टा एक्स, ये कितना होता है, और उस हिसाब से मैं tan थीटा निकाल तो सकता हूं, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि एक्चुअल ग्राफ ये पर्पल वाली लाइन है या ब्लैक वाली लाइन है, वो तो नहीं आ रही, हमें तो वो चाहिए। क्या ऐसा करूं कि ये पर्पल लाइन और ब्लैक लाइन ओवरलैप कर जाएं, मर्ज हो जाएं एक दूसरे के साथ, वरना गलत है ये। सीधा सीधा दिख रहा है, हम गलती करेंगे। यहां पे हमारे पास एक ब्लैक लाइन है, यहां पे एक पर्पल लाइन है, दोनों ओवरलैप नहीं कर रही, करनी चाहिए, वरना गलत है। क्या करें? तो काफी सारे साइंटिस्ट ने, स्पेशली न्यूटन ने एक तरीका सोचा। एक काम करते हैं, ये जो इसके बीच का गैप है ना इतना बड़ा, इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। सोचो अगर ये वाला पॉइंट यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, देखना कोई फर्क पड़ा? काफी पास आ गए हम इस ब्लैक लाइन के। थोड़ा और छोटा करते हैं इसको, तो क्या होगा? ऐसे अगर मैं छोटा करते करते इन दो पॉइंट्स को बहुत ज्यादा पास लेके आ गया, अगर मैं इस कर्व को, इसी कर्व को बहुत ज्यादा जूम कर दूं तो देखना कैसी लग रही है। थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ेंगे, आज मेरे पास ना समय भी कम है ना। ये कैसी लग रही है कर्व? जब मैंने इसको छोटा सा दिखाया था तो ये कर्व लग रही थी ना, अब कैसी लग रही है? एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन कब लग रही है? जब मैंने इसको काफी ज्यादा जूम कर दिया। ये जो दो पॉइंट्स थे ये दूर नहीं है, बहुत पास पास आ गए। जब दो पॉइंट्स बहुत पास आ गए तो ओवरलैप कर जाएगी चीजें। सोचो अगर मैंने दो पॉइंट्स ऐसे कंसीडर कर लिए इस बार, कुछ इस तरीके से, अब ये कैसा दिख रहा है? देखो पर्पल लाइन इसके साथ ओवरलैप कर गई। समझ आया बेटे? इसलिए आज के बाद हमें ये नोटेशन छोड़नी पड़ेगी। तो डेल्टा एक्स नहीं लिखेंगे आज के बाद, हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह dx। मतलब क्या है? वेरी स्मॉल। ये तो कोई भी दो पॉइंट्स हैं, इसमें x2 माइनस x1 एनी टू पॉइंट्स, ये भी x2 माइनस x1 ही है, लेकिन फर्क क्या है? ये दोनों बहुत पास हैं। ये वेरी स्मॉल चेंज, ये सिर्फ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब, अच्छा एक और बात बताओ, अगर मैं अभी एक लाइन को बनाऊं तो ये कैसी लाइन दिख रही है? रुको, फिलहाल के लिए अगर हम देखें, ये सारी लाइंस को मैंने हटा दिया। ये अगर सिर्फ हम इसको एनालाइज करें तो ये कैसी लग रही है? मैंने तो कोई भी दूर दूर पॉइंट रख दिए, x1 और x2, उनको ज्वाइन कर दिया। क्या ये, पहली बात तो ये गलत है, अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया था, ओवरलैप नहीं कर रहा। और ऐसी एक कर्व जो कि, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन जो एक कर्व को दो पॉइंट पे कट करे, क्या नाम होता है उसका? एक ने आंसर बोल ही दिया वैसे, सीकेंट, बट मैं एक बार बेसिक से बता देता हूं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? सेंटर से पास हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? और ये क्या? ये सीकेंट है। और यहां पे भी क्या दिख रहा है? सीकेंट। ऐसी एक लाइन जो दो पॉइंट पे टच करो बाहर तक जा रही हो, सो दिस इज सीकेंट। हमारे काम का नहीं, हमारे काम का पता क्या है? जब मैं इन दोनों को बहुत ही ज्यादा क्लोज लेके आ जाऊंगा तो ये सीकेंट क्या बन जाएगा? अगर मैं इन दो पॉइंट्स को बहुत ही पास लेके आ गया, सोचो इस कर्व पे एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट इतना पास है इसके कि इसके ऊपर ही दिख रहा मैं, क्या ये इसके ऊपर ही है? नहीं, थोड़ा सा दूर है, लेकिन उसके लिए मेरे को जूम करना होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये कैसी लाइन लग रही है? मतलब सीकेंट हमने किस में बदल दिया? टेंजेंट में। बस इतना ही करना था इसमें, ठीक है? दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं? दो पॉइंट्स को एक्सट्रीमली क्लोज ले आते हैं। हम बहुत छोटे चेंज की बात कर रहे हैं, समझ आया? बस इन ग्राफ का देखते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है और खत्म हो जाएगा। चार टाइप के अपने पास मैंने तुम लोगों को ग्राफ बताए हैं। मैं देख लेता हूं और कोई हमसे मिस तो नहीं हो रहा। नहीं, यही है। सबसे पहला अगर हम इधर देखेंगे तो इसका पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप भी हम देख सकते हैं क्यों है। अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं इसमें, तो बताना ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 90 से बड़ा है, 90 से छोटा है? 90 से छोटा ना, जरा इसमें देखना कहां गया, ये रहा। 90 से छोटे वाले में क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप। दैट इज वाई मैंने यहां पे लिखा है पॉजिटिव, ठीक है? इस वाले में बताओ, मैं एक ही पॉइंट पे टच कर देता हूं, क्या इसमें भी पॉजिटिव है?
ये वाला एंगल 90 से छोटा दिख रहा है ना, ठीक है बढ़िया, इसमें भी पॉजिटिव। इस वाले में बताओ 90 से छोटा है बड़ा है, तो नेगेटिव स्लोप। और लास्ट वाले में भी देख लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ नेगेटिव स्लोप। समझ आया? इसमें अगर हम देखें, जैसे जैसे हम कर्व के साथ जाएंगे, देख रहे हो, पहले यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, फिर यहां, हर पॉइंट पे एक एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, पहले यहां फिर यहां फिर यहां। अगर मैं अपने हाथ को देखूं तो मेरा हाथ देखो धीरे धीरे 90 से दूर जा रहा है मेरा हाथ, और जैसे जैसे हम 90 से दूर जाएंगे ना तो स्लोप कम होता है। इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव तो है, साथ में डिक्रीजिंग भी, कम भी हो रहा है। इसमें अगर देखोगे तो मेरा हाथ 90 की डायरेक्शन में जा रहा है धीरे धीरे, है ना। जैसे जैसे मैं कर्व के लेफ्ट टू राइट जाना है, जैसे जैसे मैं कर्व के साथ साथ चल रहा हूं 90 के पास जा रहा हूं, दैट इज वाई पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। इसमें अगर हम देखेंगे नीचे आ रहा हूं तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। इसका बेटे ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, याद रहेंगी चीजें। कौन से वाला? अभी के लिए मैं चाहूंगा कि उसको याद कर लो, है ना। बस इतना ध्यान रख लो कि अगर 90 की तरफ जाएंगे, ये देखो 90 से दूर जा रहे हैं ना धीरे धीरे, 90 से दूर मतलब कम हो रहा है स्लोप, और 90 के पास जाएंगे धीरे धीरे तो इंक्रीज हो जाएगा। और ये कितना होता है 10 90? इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी से बड़ा भी कुछ होता है क्या? नहीं ना। तो हम सबसे ज्यादा स्लोप की तरफ जा रहे हैं मतलब बढ़ रहा है स्लोप, सबसे ज्यादा स्लोप के से दूर जा रहे हैं तो कम हो रहा है स्लोप। अभी भी नहीं समझ आया? ठीक है बढ़िया। तो अगर हमें कभी भी आज के बाद कोई पूछ ले, एक स्ट्रेट लाइन दी है और उसका स्लोप बता दो, क्या लिख के आओगे? अगर ये थीटा दिया हो तो क्या लिखेंगे? स्लोप इक्वल टू tan थीटा। समझ आ रहा है? और अगर कर्व ऐसी दी हुई है, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन भी करने हैं। अगर कर्व ऐसी दी हुई है तो ये एंगल या तो कंसीडर कर लो, और tan मान लेते हैं ये 120 डिग्री आया, तो tan 120 की वैल्यू याद है किसी को? मुश्किल है ना याद रखना। तो मेरे पास एक इसका दूसरा तरीका है। आज के बाद हम क्या करेंगे, अगर तुम्हें 90 से बड़ा स्लोप दिख रहा है, ये एंगल देख लिया करो, लेट अस से अल्फा, तो स्लोप हम लिख देंगे -tan अल्फा। वैसे भी माइनस आना ही था ऊपर, ठीक है। तो नीचे वाला एंगल देख लिया करो उस केस में। अगर यहां दे रखा है 120 तो ये कितना होगा? तो -tan 60, और tan 60 तो पता है ना, तो -√3 आ जाएगा। समझ आया? एंड दैट इज द एंड ऑफ दी स्लोप थिंग्स। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बेटे पूछ लो, क्योंकि अब मैं डिफरेंशिएशन के रूल्स लिखवाने वाला हूं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर इसको बहुत ज्यादा डीपली समझना हुआ तो मेन कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में चले जाना, और नोट्स भी थोड़े से अपने देख लेना, ठीक है। डिफरेंशिएशन का सबसे पहला रूल, अगर कभी भी हमें कुछ इस तरीके से लिखा दिखे d/dt t की पावर n, तो रूल क्या होता है? n t n-1। और अगर डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ t करना पड़ जाए तो यही रूल लगाओ, t की पावर कितनी है? 1, तो 1 आगे और 1 में से 1 माइनस, पावर आगे पावर में से एक माइनस करते हैं, तो t की पावर 0 बची, विच इज, अगर यहां x लिखा होता है यहां x, तो x की डिफरेंशिएशन तब भी 1 ही होती। अगर यहां z लिखा होता है यहां z, तो तब भी 1 ही आती, है ना। वेरिएबल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा dy/y अगर होती तो। अगर मैं पूछता डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, तो क्या लिखते हैं? कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हम चेंज देखना चाह रहे हैं। कांस्टेंट में कितना चेंज होता है? तभी तो नाम कांस्टेंट है ना। अगर डिफरेंशिएशन देखना चाह रहे हैं x में, तो क्या आंसर? x इज नॉट कांस्टेंट, तो कुछ ना कुछ एक न्यू क्वांटिटी डिफाइन हो जाती। या तो हमें x बता दो इन टर्म्स ऑफ t, या फिर ये न्यू क्वांटिटी हो जाएगी। कंफ्यूजन? अगर हमें कभी भी डिफरेंशिएशन देखनी पड़ जाए
डी बाई डी टी ऑफ लेट अस से लॉग टी। लॉग की याद है 1 बाई टी। एक्स कहां से आ गया इसमें, और e की पावर t की सेम। अगर हमें साइन की पूछ ले कोई, सिर्फ कॉस, वो इंटीग्रेशन है। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस पूछ लिया जाए माइनस साइन, टैन पूछ लिया जाए तो सेकेंड स्क्वायर टी। बस ये ध्यान रखना, ठीक है बेटे। मेक श्योर ये रूल्स तो नहीं भूलने वाले हम, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन में 3-4 चीजें एक साथ आ गई, जो कि आने भी वाली हैं अभी, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखेंगे। ऐसा अगर आ गया डिफरेंशिएशन तो कैसे झेलोगे उसको? तो अलग अलग कर देते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बनेगी? टी स्क्वायर की 2t, और 2 को ऐसे ही रखा t की, तो 2 बचा ना। और इस 2 के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो दैट इज द आंसर। समझा? एक चीज यहां पे हम सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास 2-3 चीजें भी एक साथ आ जाएंगी तो हम उसको ब्रेक डाउन करके उसकी डिफरेंशिएशन कर लेंगे। मैंने वैसे इसके साथ बहुत सारे रूल सिखाए थे, याद है? u इंटू वी रूल, एक u डिवाइड बाय रूल, u बाय वी रूल। फिलहाल के लिए जिस क्वेश्चन में अगर हमें दिखा तो मैं सिखा दूंगा साथ के साथ, इतना याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। समझ आ रही बात? क्योंकि मैंने ये करा ही दी है तो इसके साथ बेहतर रहेगा कि मैं 1-2 और छोटी सी चीजें बता दूं। अगर मान लो डिफरेंशिएशन करनी पड़ जाए आर स्क्वायर, अब बताओ कैसे करें? वेयर आर इज नॉट कांस्टेंट। वैसे तो न्यू क्वांटिटी आनी चाहिए, लेकिन हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ आर इज अ फंक्शन ऑफ टी। पहले बताओ इसका मतलब पता है? इस चीज का मतलब आर जो भी दिया होगा उसके अंदर टी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो सकती है, या फिर ये हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आर जो भी दिया होगा उसके अंदर क्या होगा? टी। अगर इस टाइप की डिफरेंशिएशन हमारे सामने कभी भी आ गई तो हम लिखने वाले हैं आर स्क्वायर की क्या होती है। एज्यूम करो कि यहां पे आर ही लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर की क्या बननी चाहिए थी? बस साथ में हम लिख देंगे डी आर बाय डी टी। अगर कभी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ जाए v क्यूब की, तो क्या लिखेंगे? 3v स्क्वायर, लेकिन साथ में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। लास्ट टाइम भी सिखाई थी, इस बार फिर से बता रहा हूं। लास्ट टाइम इसका नाम भी बताया था, इसे चेन रूल बोलते हैं, इस बार याद भी रख सकते हैं। समझ आ रही बात? याद है वो चेन रूल? सोए थे उसके बाद सीखने के? डिफिकल्ट था ना? नहीं था? दूं एक क्वेश्चन। अगर मान लो कभी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ गई log v की, अब बताना क्या है? log v की, तो पहले तो इसको सिंपल लगाओ फॉर्मूला 1 बाय, साथ में क्या लिख दो? dv बाय dt। समझ आ गई बेटे ये चीजें? आई होप कि टेस्ट तक भी याद रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे पास डिफरेंशिएशन के रूल्स, और लगे हाथ हम इंटीग्रेशन के भी लिख ही देते हैं। इंटीग्रेशन का किसी को मतलब भी पता है? 2 चीजें होती हैं, एक तो हम एरिया अंडर ग्राफ निकालना चाह रहे हैं, और दूसरा क्या बताया था? समेशन का काम करता है। क्यों? समेशन का काम तो ये भी करता है, तो फिर ये इंटीग्रेशन क्यों? मैंने बताया था अगर मैं कभी भी वैल्यू देखना चाहता हूं 1 से लेकर 2 तक, तो ये कौन सी कंसीडर करेगा? ये समेशन कंसीडर करेगा 1 और 2, बस खत्म। और इंटीग्रेशन 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल है वो सारी कंसीडर कर देगा। समझ आ रही है? इसका मतलब है अगर मान लो कभी भी मैं ऐसी चीज लिखूं, ये क्या चीज है पहले बताओ? अगर v वॉल्यूम है तो d का मतलब क्या बताया था अभी? वेरी स्मॉल चेंज या वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसका मतलब ये है वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इसके साथ अगर मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन क्या करता है? टोटल कर देता है, सम कर देता है उसको। मान लेते हैं 1 से लेकर 2 तक। अब क्या मतलब समझोगे? मतलब 1 से लेकर 2 तक जितनी भी वॉल्यूम पॉसिबल है इसने सबको इकट्ठा कर दिया। समझा? तो ये क्या चीज बन जाएगी आफ्टर इंटीग्रेटिंग? टोटल वॉल्यूम।
अब बताना अगर ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है और मैंने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा? छोटी डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन लगाते ही टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 and 2। हाँ तो अभी फंक्शन नहीं दिया ना मैंने कुछ भी, तो सिंपल से इंटीग्रेशन है। चलो वापिस, अगर मान लो कभी भी इंटीग्रेशन में लिखा हो x की पावर n dx, इसके थोड़े से ही रूल हैं, इतने ज्यादा नहीं है डिफरेंशिएशन जैसे। बताओ अगर x की पावर n dx हो तो बस 5 मिनट हो और फिर तुम लोगों की बारी है क्वेश्चंस करने की, मेरा रोल खत्म हो जाएगा। बताओ इसमें x की पावर n dx, इसका रूल मैंने बताया था, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। जो भी यहां लिमिट लिखी होगी उसको भी यूज करते हैं, करके दिखाऊंगा अभी के लिए यहां पे कुछ लिमिट लिखी होगी, यहां पे कुछ लिमिट लिखी होगी, ठीक है। उसको अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब करके दिखाऊंगा। कभी सिर्फ dx आ गया तो सिर्फ dx की होती है x, फिर से यहां कुछ लिमिट लिखी होगी, एक अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस में लोअर लिमिट करेंगे अभी कुछ देर में। इंटीग्रेशन में अगर दिया होगा k dx, कांस्टेंट आ गया मान लो, फिर क्या करेंगे? तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन कर दो dx की। बाकी तो हमें पता ही ये रहा रूल, समझा? इंटीग्रेशन का ना ज्यादातर यही यूज होने वाला, साइन कोस टैन ये वो कुछ ज्यादा यूज नहीं होते, फिर भी मैं लिखवा देता हूं एक बार के लिए। अगर कभी भी हमारे सामने आया 1/t की इंटीग्रेशन करो तो क्या करोगे? बाकी सब में तो ये वाला रूल लगा दो, बस एक 1/something 1/t या 1/x होता तो उसकी जगह आ जाता है log। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, देखो log की क्या थी? 1/t। इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा होता, log t की 1/t और 1/t की इंटीग्रेशन करेंगे तो वापिस आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन करो तो इधर, इंटीग्रेशन करो तो इधर, दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन। log t की थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसलिए हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, उतनी इजी नहीं है बेटे log की। उसमें हमें इंटीग्रेशन का u into v रूल सीखना होगा, जो कि शक्ल देख के पता लग रहा है तुम नहीं सीखना चाहते, क्योंकि उतना अपने काम का भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम कहां तक पहुंचे थे डेफिनेशंस में? इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, ये रहा इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। दो टाइप की होती है, एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस का डी एक्स डिवाइड बाय डी टी। एक डेफिनेशन और रह गई बस, एक होती है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, एक होती है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी और तीसरा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन भी दो तरह की होती है, एक एवरेज और दूसरी इंस्टेंटेनियस। एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस का मतलब dv बाय dt। समझा? बस अब क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, एक सर्कल है, तुम लोगों को करना है क्वेश्चन, उसमें स्टार्टिंग में हम यहां पे थे, फिर हम यहां पहुंचे t/4 टाइम में, कैपिटल T लिख लेना इसको, 2t/4, 3t/4 और फिर 4t/4 विच इज कैपिटल T। अच्छा, ऐसा कौन सा टाइम होता है जो 1 रिवॉल्यूशन के लिए यूज होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बड़ी देर बाद बता रहे हो आंसर, चलो लिखो। सबसे पहले यहां लिखना स्पीड, एवरेज स्पीड, और यहां पे एवरेज वेलोसिटी। जल्दी बेटे नोटबुक पेन निकालो, सबसे पहले 0 से t/2 तक बताओ स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी।
एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलो करो, 0 से t/4 तुम लोगों को दिख रहा होगा, बताओ डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। पहले डिस्टेंस कितना है, ये अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था। टोटल कितना होता है डिस्टेंस, 2πr, उसका ये कितना पार्ट है, 1/4 है। तो यहां पे डिस्टेंस होगा 1/4 ऑफ 2πr, और टाइम कितना लग रहा है इसके लिए, t/4। भाई लिखा हुआ टाइम यहां से तो पढ़ लो, करो। सेकंड पार्ट इसका ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अभी अभी किया था बेटे, ये कितना होता है, अगर ये r है, ये r है, तो ये कितना बताया था अभी, रूट में r² प्लस r² विच इज 2r², और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, t/4। जरा सेम काम करो t/2 के लिए, थोड़ा जल्दी करके दिखाओ। और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं इस हिसाब से लेके आऊं कि हर कैटेगरी का एक क्वेश्चन हम आज करके जाएं, ठीक है, उस हिसाब से करना बेटे। ओए आंसर बताओ जल्दी इसका, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस कवर्ड है, हाफ ऑफ 2πr, यही है ना, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, t/2, और डिस्टेंस कितना कवर होगा इसमें, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा यहां से यहां तक, 2r/t/2। नेक्स्ट करो 3t/4, 0 से लेके 3t/4। अगर मैं सर्कल को 4 पार्ट में ब्रेक कर दूं तो ये कितने पार्ट्स हैं, 1, ये 2 और ये 3, मतलब 3/4 ऑफ 2πr डिवाइड बाय कितना टाइम, यहां से वहां तक 3t/4। और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहां से यहां तक, फिर से यही वाला होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि हो जाएगा √2r बाय 3t/4। लास्ट पार्ट कर दो बेटे, एवरेज स्पीड बताओ पहले, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, कितना होगा डिस्टेंस पूरे चक्कर में, 2πr/t, और एवरेज वेलोसिटी, रीजन डिस्प्लेसमेंट 0 है, बिल्कुल सही, जहां से चले वहीं पे घूम फिर के वापस। पक्का समझ आ रहा है सबको, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। एक बार मेरे को दोबारा डेफिनेशन बताना, व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एक बार फिर से रिमाइंड कराओ, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जरा ये क्वेश्चन करते हैं, सही बोल रहे हो बिल्कुल। एक पार्टिकल सीधा जा रहा था विद वेलोसिटी v, उसने 120 डिग्री का टर्न ले लिया, आगे से 120 डिग्रीज का टर्न, अगेन v स्पीड ही है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। बताओ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, थोड़ा सा दिमाग लगाना आराम से, ठीक है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, चलो करो बेटे। एवरेज स्पीड का अभी अभी तुम लोगों ने फॉर्मूला बताया, क्या था एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय, पता नहीं इसमें तो डिस्टेंस और टाइम दोनों ही नहीं पता, तो मान लेते हैं यहां का डिस्टेंस कितना है, तो यहां का भी x ही होना चाहिए, स्पीड तो नहीं चेंज हुई है ना, तो यहां का डिस्टेंस x मान लेते हैं, यहां का भी डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो
टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना आएगा यहां का? टाइम का फॉर्मूला अभी अभी बताया, डिस्टेंस डिवाइड बाय, और यहां भी डिस्टेंस डिवाइड बाय एक्स कॉमन लेके कैंसल हो जाएगा, और एक्स आना भी नहीं चाहिए था आंसर में, है ना? ऐसे ही तो होता है, आंसर में नहीं आना चाहिए था एक्स, ऐसे ही वो निकालो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। कहा हुआ बेटे वेलोसिटी सेम है, हाँ क्वेश्चन में ही कहा हुआ, सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं दोनों में। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बाय द वे ये एंगल कितना है? 60। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तुम्हें लग रहा है ये होगा शॉर्टेस्ट पाथ? गैस कर सकते हो, अगर ये x है, ये x है, ये 60 है, तो ये कितना हो? कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होना चाहिए, है ना? करके भी देख सकते हो, ये भी v ही आना चाहिए, या फिर ये भी डिस्टेंस x ही आना चाहिए। अगर ये x है, ये x है, तो ये भी x ही आएगा। अगर अभी भी नहीं समझ आया है तो डोंट वरी कि x क्यों आया है। ये रहा हमारे पास एंगल थीटा, ये रहा एंगल थीटा। तुम लोगों ने एक बात सुनी है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों सेम एंगल होने चाहिए। मतलब थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180, करके देख लेना 60 ही आएगा। और सारे एंगल 60 कब होते हैं? इसीलिए मैंने यहां पे सेम लिया। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है x, और टाइम कितना आएगा? टाइम तो सेम ही रहेगा, टाइम में कोई फर्क नहीं होता। यहां का टाइम कितना है? x बाय v, और यहां भी टाइम कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम में कभी भी कोई फर्क नहीं आता। समझ आया? एक सर्कल का और करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बस जरा मुझे लिख के बताओ, ये रहा एक पार्टिकल स्टार्टिंग में u वेलोसिटी से, ये रहा v वेलोसिटी से मूव करता हुआ। हमने जितनी भी डेफिनेशंस थी वो सारी सीख ली हैं। सो दिस इज द टाइम कि हम अब क्वेश्चंस पे ध्यान दें मोस्टली। हाँ, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। या फिर इसमें सबसे पहला काम करो, चेंज इन स्पीड निकालो। ये भी u दे रखा है, ये भी u दे रखा है। अब ठीक है, चेंज इन स्पीड कितना होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है इसे, है ना? तो अगर ये वैल्यू है u, ये वैल्यू है u, दोनों को माइनस करोगे आंसर कितना आएगा? तो चेंज इन स्पीड कितना आ गया? 0। दूसरा बताओ, चेंज इन वेलोसिटी, क्या इस बार कोई फर्क आएगा? ये तो हाँ डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। चेंज इन स्पीड का, चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बताना जरा फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वेक्टर फॉर्म में बताना। नीचे की डायरेक्शन में, y में नीचे, तो क्या आएगा? माइनस यू जे कैप। क्या सभी को समझ आ रहा है माइनस क्यों आया? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इनिशियल कहां है? x की तरफ है, मतलब एंड दैट इज द आंसर। इसका मैग्नीट्यूड वगैरह भी निकाला जा सकता था, बट अभी हम यहीं छोड़ देते हैं इसको। समझ आया सभी को? बेटे जो पीडीएफ दूंगा ना उसमें ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, बस मैंने तो यहां पे डायग्राम बना के दे दिया, वहां पे स्टेटमेंट लिखी होगी, इतना ही फर्क होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। अगर एक सर्कल है, पहले पार्टिकल था इस ए पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्रीज बना रहा, स्पीड u ही है, और फिर पार्टिकल पहुंच गया कुछ यहां पे, फिर से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 ही बना रहा। तो बताना है चेंज इन स्पीड
और चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, जब ये शीट्स को पढ़ोगे तो जितने क्वेश्चन मैं यहां पे दे रहा हूं होमवर्क के लिए वो सारे के सारे करने हैं साथ साथ। क्लियर हो गया यहां तक? डिफरेंशिएशन के एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू t+5। बताओ, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थोड़ा सीरियस हो गए, जल्दी से बताना। x दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। फिर से आराम से एक स्टेप पीछे हो गए, इसको पढ़ते हैं पहले। दिया क्या हुआ? x, वेलोसिटी निकालनी है। कोई फॉर्मूला बताया था वेलोसिटी के लिए? अगर ऐसा कुछ दिया, v इक्वल टू dx डिवाइड बाय dt। और अगर कभी भी दो चीजें आ जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? t की कितनी होगी और 5 की, तो v इक्वल टू 1 आ गया। इसका कैसा ग्राफ बनाए हम? कोई बताओ सोच के, ग्राफ कैसा बनना चाहिए? वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? कब? हमेशा, है ना। v की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। इसका मतलब अगर यहां पे लिखा हुआ मैंने 1 तो ये ग्राफ बनेगा। टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन वेलोसिटी इज ऑलवेज 1। समझ आया? ये करके दिखाना। √x इक्वल टू t+5। ये करो। फाइंड वेलोसिटी। अब फर्स्ट लुक में फिर से अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे आसान बन जाए? एग्जैक्टली, आसान बन जाएगा बेटे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यार रूट उधर जाके क्या बन जाएगा वो भी समझ सकते थे। करो, जल्दी करो बेटे। ओपन कर लेना स्क्वायर को, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। वेलोसिटी के लिए क्या करें? डिफरेंशिएशन कर दो, dx बाय dt क्या होती है? t² की 2t, 25 की 0 और 10t की। आंसर आ गया। अब अगर हमें बोला जाता कि जरा ग्राफ बना के दिखाना, हम वो वाला काम नहीं करना चाहते, वो जो 10th क्लास में करते थे कि t की वैल्यू पुट करते रहो और फिर निकालेंगे आंसर। वो नहीं करना हमें। अब हमने सीख लिए यहां पे ये कैसी इक्वेशन लग रही है? v इक्वल टू 2t+10। अभी भी किया है शायद ऐसी इक्वेशन, ये वैसी नहीं लग रही। y इक्वल टू mx प्लस c जैसी, y की पावर 1, x की पावर 1, v की पावर 1, t की पावर 1। सेम लग रही है ना? यहां पे m है और यहां पे क्या है? 2। मतलब इसमें स्लोप कितना दिख रहा है कंपेयर करके? 2। और ये 10 क्या लिखा हुआ है? c की जगह 10, मतलब ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये 10 है। समझ आया? मेरे को कैसे पता लगा ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं, या सीधा नहीं, या इधर? क्योंकि स्लोप कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप का मतलब 90 डिग्री के, 90 और 0 के बीच में एंगल आना चाहिए। वैसे 10 की वैल्यू 2 कब आती होगी अगर गैस करना हो तो? सोचो, दिमाग लगाओ। tan 0 कितना होता है? 0। और tan 45, tan 60, √3 का मतलब होता है 1.7। 1.7 से तो बड़ा होता है ना 2, तो हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। tan 90 कितना होता है? इनफाइनाइट। मतलब tan 60 और 90 के बीच में होगी ये वैल्यू, है ना। तो ग्राफ मेरे को थोड़ा ऐसा बनाना चाहिए। क्या करेगा इस नॉलेज का? समझ आया? पक्का? ठीक है, चुप होके बैठो। वेलोसिटी दी हुई है, या x दिया हुआ है, t³ - 3t। फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन
वेलोसिटी इक्वल टू 0। चलो जल्दी करो। अगर हमें x दिया हुआ है t³ माइनस 3t, तो कहा है एक्सेलरेशन निकालो जब वेलोसिटी 0 हो। तो पहले इससे वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी का फॉर्मूला dx बाय dt, तो क्या बन जाएगा 3t² माइनस 3। फिर एक्सेलरेशन भी निकाल लो, क्योंकि एक्सेलरेशन में पूछा हुआ। एक और बार डिफरेंशिएट करो, तो क्या बनेगा 6t माइन, बस कोई 60 बचेगा ना। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था तब एक्सेलरेशन निकालो जब वेलोसिटी कितनी है, जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। तो ये जो भी आया है इसको 0 के इक्वल रख दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3t² माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन आ गया, t² माइनस 1, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1। यहां पुट कर दो, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया? हाँ। अच्छा क्या कर रहे हैं हम, प्लस ही आएगी, माय बैड। सिर्फ +1 वाला लेना है टाइम। क्लियर है यहां तक? जो मैं नेक्स्ट कराने वाला हूं, आई होप कि वो एक ही कराना पड़े। v इक्वल टू b√x। फाइंड स्पीड when t is equal to tau starting from origin। टाइम स्टार्ट हुआ है 0 से अगर, तो बताओ ऐसा कुछ कहा हुआ। स्पीड की वैल्यू बतानी है जब टाइम इतना हो जाएगा। लेट अस से 2 सेकेंड लिखा हुआ है। ये तो करना पॉसिबल नहीं लग रहा है ना। कैसे बताएं? टाइम पुट कहां करें जब टाइम ही नहीं दिख रहा था, है ना अजीब। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? तो हमें टास्क तो एटलीस्ट पता लग गया हमें करना क्या है। मुझे किसी तरीके से v जो x के टर्म्स में दे रखा है किस में बदलना है, t के टर्म्स में बदलना है। थोड़ा सोचते हैं, दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ कि क्या किसी तरीके से t को v को बदला जा सकता है इन टर्म्स ऑफ t। v इक्वल टू एटलीस्ट जितना पता है उतना तो स्टार्ट करें। वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला dx बाय dt, और रूट का मतलब कितना होता है। इससे क्या फायदा हुआ? कुछ खास तो नहीं लगा फायदा, या हुआ है? क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? देखते हैं कुछ फायदा होगा तो। अब क्या करें? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मैंने बताया था जिस भी चीज के साथ d लिखा हो वो छोटी क्वांटिटी। हमें छोटी क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें तो टोटल क्वांटिटी चाहिए। तो इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 ऊपर आके -1/2, b कांस्टेंट है तो बाहर। और रूल क्या कहता था इंटीग्रेशन का, जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो। डिफरेंशिएशन में 1 माइनस होता था और इंटीग्रेशन में 1 प्लस। क्या होगा? -½ + 1, 1/2 डिवाइड में 1/2 इज इक्वल टू b। कितना बचा? dt की क्या होती है t। इस हाफ को भी उधर भेज देते हैं और इस रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाए। लो यहां तक पहुंच गए। कुछ हुआ फायदा या नहीं हुआ? टी आया ना, लेकिन हमें तो स्पीड निकालनी। तुम्हें लगता अगर मैं इस बार इसकी डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या होता है? dx बाय dt, वेलोसिटी या स्पीड क्या बनेगी? 1/4 b² और t² की 2t। फायदा क्या हुआ? ये सारे स्टेप्स करने से
इस बार हमने स्टार्ट कहां से किया था, v इन टर्म्स ऑफ x से, और हम घूम फिर के कहां पहुंच गए, v इन टर्म्स ऑफ, बस अब पुट कर दो t की जगह टाउ, आंसर आ गया। समझ आया? दी होंगी लिमिट, मैंने बस छोटा सा ही क्वेश्चन लिया वो, ठीक है, कुछ दी होंगे कुछ, कहां पे, टाउ। बस यहाँ पे b की जगह, सॉरी t की जगह टाउ पुट करो, दैट इज द आंसर। पता नहीं क्या होता है, सिंबल है एक, मैंने घर बनाया क्या, ग्रीक सिंबल्स, समझ आया? दीज आर दी क्वेश्चंस जो कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, सारे के सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए। दो कैटेगरीज रह गई अब, सिर्फ छोटी छोटी सी हैं। एक है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, बहुत दिखेंगे तुम्हें जब अपना स्कूल एग्जाम दोगे, और दूसरा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। सुना इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होती, याद है? बताओ क्या थी इक्वेशंस ऑफ मोशन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इसकी डेरिवेशंस करते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो फिर से ब्लैंक पेज निकालो, साथ में करेंगे। स्टार्ट मैं कराऊंगा, खत्म तुम करना, ठीक है? पहले यहां से स्टार्ट करो। हमेशा इनिशियल स्टेप याद रखना, पहली इक्वेशन डिराइव होती है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। क्या करें इसका? अभी पिछली स्लाइड पे भी हमने ऐसा कुछ काम किया था, देखो ये वाले स्टेप पे क्या किया था हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, dt को उधर भेज दो, जल्दी करो बेटे, 1 बजे से पहले खत्म करना हमें। मतलब इंस्टा चला चला के ऐसा दिमाग हो गया, 2 घंटे बिठाना भी तुम्हें बार बार बोलना पड़ता है कि 1 घंटा रह गया, अब 45 मिनट रह गए, 40 रह गए, है ना? दिमाग ही तुम्हारा 15 सेकंड वाला हो गया, और ऊपर से और उसने इंस्टा ने वो दे दी ना फीचर 2x पे चलाने का, वो 1 मिनट की भी 30 सेकंड पे चलती है अब। बढ़िया बेटे, तुम जैसे स्नैपचैट पे ही मिलते हैं, है ना? चलो वापस, हो गया मजाक खत्म, करो ये जल्दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a dt इक्वल टू dv। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो नहीं कर पाएंगे इस साइड की इंटीग्रेशन, क्योंकि a तो पता ही नहीं। तो हम मान के चलेंगे एज्यूमिंग एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो मान लो आज के बाद तुम्हारे पास एक एमसीक्यू आया जिसमें कहा गया कि बताओ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये जो होती हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बाकी दोनों, क्या वो हमेशा वैलिड है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होती हैं इफ a इज कांस्टेंट। a को बाहर निकाला, dt dv। मान लेते हैं स्टार्टिंग में टाइम था 0, तब वेलोसिटी थी u, बाद में टाइम हुआ t और वेलोसिटी हो गई v। dt की इंटीग्रेशन क्या बताई थी अभी कुछ देर पहले? t। जैसे ही इंटीग्रेशन हटाओ तो ब्रैकेट्स आ जाएंगे उसकी जगह। बेटे कल ना मैं नोटेशंस में थोड़ी मिस्टेक देख रहा था तुम लोगों की नोटबुक में, वो ये थी कि तुम लोग इंटीग्रेशन कर देते हो, उसके बाद भी जैसे रूल मैंने लगा दिया, dt को t लिख दिया, फिर भी यहां इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हो, जो कि गलत है। जैसे ही तुम इंटीग्रेशन कर दो ना, dt को t लिखो, गायब हो गया अब इंटीग्रेशन का साइन, अब उसकी जगह ब्रैकेट आ जाएंगे, ठीक है? इन लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं? एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, इधर भी एक बार v की जगह v माइनस एक बार v की जगह u, एंड दैट इज आवर आंसर। यही तो होती है फर्स्ट इक्वेशन, u को उधर भेज दो तो, है ना? शाबाश, ये पहली इक्वेशन थी। इसमें फिर भी मैंने हेल्प करी है कईयों के लिए, बाकी खुद से करना भी सेकंड वाली। इससे प्रूफ करो। इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टार्ट करो इसको, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी करना ना, v की जगह फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखो बेटे, वो वाली v dt इक्वल टू डी एक्स,
फिर से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या फिर से v को बाहर निकाल दें? नहीं, इस बार नहीं निकालेंगे बेटे, फिर तो सारा कुछ ही कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो v की वैल्यू यहां से पुट कर दो, u प्लस 80, पहली इक्वेशन से। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक, जैसे डिफरेंशिएशन में करते हैं। करके देख रहे हो बेटे साथ साथ? Yes, sir. अभी कभी सीख भी जाए, उस हिसाब से करेंगे चीजें। u कांस्टेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी बाहर, a कांस्टेंट होता है बाहर, और इधर तो dx ही पड़ा हुआ है। जब स्टार्टिंग में टाइम था 0, लेटस से पोजीशन भी 0 थी। जब बाद में टाइम हुआ t, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई s, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन है इस पर लिखा जाता है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमेशा। dt की इंटीग्रेशन t, और t की इंटीग्रेशन, रूल लगाओ इसमें, t स्क्वायर बाय 2, और dx की इंटीग्रेशन x। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, यहां पे भी अपर लिमिट, लोअर लिमिट, एंड अप टू सो ऑन। क्या फिर से इक्वेशन दिख रही है? खत्म हो गया अब तो। u s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज द आंसर। दोबारा इनिशियल फाइनल लेगा। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था और? हाँ, इस पूरे चैप्टर में एक ही डेरिवेशन है बेटे, ये वाली आने के चांसेस रहते हैं स्कूल्स में। ठीक है, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से ही ज्यादा चांस रहते हैं। ग्राफिकल मेथड भी सिखाया था, है ना, वो मेरे ख्याल से, मेरे को उतना विश्वास है, तुम लोग अगर खुद भी देखोगे तो समझ आ जाएगा, तो वो मैं स्किप कर रहा हूं अभी के लिए। यहां तक समझ आया सभी को? ठीक है, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन में क्या है अजीब एज कंपेयर टू पिछली दो इक्वेशंस? इसमें टाइम नहीं है ना, तो ऐसा कोई फॉर्मूला लाना होगा जिसमें टाइम ना हो। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट तो यहीं से करते हैं, a इक्वल टू dv बाई dt, लेकिन इसमें तो है टाइम, ये रहा। किसी तरीके से मुझे टाइम को हटाना होगा। क्या करें ऐसा जो टाइम हट जाए? अगर मैं dx से मल्टीप्लाई कर दूं, dx से डिवाइड, कोई फर्क पड़ेगा? ये क्या चीज है? dx बाई dt अभी कुछ देर पहले भी देखा, ये तो वेलोसिटी है। तो a का फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी dv बाई dx, जो बचा वो लिख दिया। समझ आया क्या कर रहे हैं? हमने हटा दिया टाइम, अब तो नहीं टाइम दिख रहा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर। दोनों साइड करी इंटीग्रेशन, तो a को फिर से बाहर निकाला dx, v dv। स्टार्टिंग में पोजीशन 0 तो वेलोसिटी होती है u, स्टार्ट एंडिंग पोजीशन s तो वेलोसिटी है v। dx की इंटीग्रेशन, dx की x, और v की कितनी होगी? v स्क्वायर डिवाइड बाय 2। वैसे तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा यहां पे? यहां तो हमने v की इंटीग्रेशन कर दी v स्क्वायर बाय 2, लेकिन इस इक्वेशन में क्यों नहीं किया? फिर इसमें वैल्यू क्यों रखी यहां से? क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा है? यहां तो टाइम है, तो यहां भी टाइम होना चाहिए। और इस वाले में देखना, यहां क्या है? तो यहां भी v होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, बस अब तो खत्म हो गया। a s माइनस 0 इक्वल टू हाफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 को भी उधर भेज दो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, एंड दैट इज इट। इन तीन इक्वेशंस के बारे में ना एक बात ध्यान रखना कि पहली दो इक्वेशंस वेक्टर इक्वेशंस है, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी में मैं यहां वेक्टर लगा सकता हूं, यहां वेक्टर, बिल्कुल सही है। सेकेंड इक्वेशन देखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी मैं यहां वेक्टर लगा सकता हूं, यहां भी और यहां भी। वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मतलब डायरेक्शन मैटर करती है यहां पे। लेकिन तीसरी इक्वेशन देखना, जिन्होंने भी मुझसे वेक्टर पढ़ा हुआ है वो जरूर बता सकते हैं, हां वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करो तो क्या होता है?
अगर किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करो तो वो स्केलर बन जाता है, बताई थी मैंने बात, है ना। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर इक्वेशंस हैं, डायरेक्शन मैटर करेगी, और यहां पे स्केलर इक्वेशंस। जैसे मैं अब इसके 2-3 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस पे ही मेन क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमारे। 2-3 ही कैटेगरी हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। इक्वेशंस याद रहेंगी? चलो बेटे ये करके दिखाना। एक बिल्डिंग है, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है, घूम के नीचे आया। स्टार्टिंग में इसकी है 50 मीटर पर सेकंड और बिल्डिंग की हाइट है 320 मीटर। करना। पहला पार्ट इसका पूछा गया है टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तुम्हें पता है मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। और ये चल रहा है, ये बेटा ठीक। हाँ, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैं अपने पेन को ऊपर फेंकूंगा तो टॉप पे जाके वेलोसिटी v इक्वल टू 0। बताओ टाइम कैसे निकालें? और एक्सेलरेशन कितनी होती है इस डायरेक्शन में? यहां तो ग्रेविटी लगती है ना, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? क्लास में भी मैंने बताया था, ऑलवेज -10, ऑलवेज -10। ठीक है, चलो बताओ कौन सी इक्वेशन बेटर रहेगी? 3 इक्वेशंस हैं, किससे करें? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, इनिशियल 50, एक्सेलरेशन भी पता है, और टाइम निकालना। पहली इक्वेशन सही रहेगी ना, v इक्वल टू यू प्लस AT। वेक्टर वाली इक्वेशन है तो साइन के साथ रख दो। b तो 0 है, u कितना है? 50, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, a पॉजिटिव नेगेटिव, तो टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड्स। सेकेंड पार्ट इसका है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड। हाइट भी निकालो, और सभी करना है क्वेश्चंस, तभी फायदा होगा। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कैसे निकालें? s। कौन सी इक्वेशन बेटर रहेगी? थर्ड से कर लो। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी 50 का स्क्वायर। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो कितना आ जाएगा? s 125 नहीं आ रहा, 250 बचेगा ना। ये हो जाएगा 2500, 10 नीचे जाएगा 250 और 2 से कट, यही आना चाहिए। दिस इज नॉट द आंसर बाय द वे। क्वेश्चन पढ़ो। इन्होंने पूछा है मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से बताओ कितनी है। ऊपर कितना गया है? ये जो अभी हमने निकाला है 125, और ग्राउंड से कितना है? तो टोटल हाइट कितनी आई? टोटल हाइट 320 प्लस में 125 विच इज 425, सॉरी 445। कंफ्यूजन किसी को? मैं एक ही कराऊंगा, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, इसी के पार्ट्स करते हैं बहुत सारे। ठीक है, थर्ड पार्ट है टाइम टू रीच ग्राउंड। टाइम टू रीच ग्राउंड। S तो आ जाएगा 320। इस बार ना बेटे ध्यान से करते हैं। मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया कि पहली 2 इक्वेशंस वेक्टर इक्वेशंस हैं। वेक्टर का मतलब होता है वहां पे डिस्टेंस नहीं है। ये जो इक्वेशन दिख रही है ना तुम लोगों को, इस इक्वेशन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो तुम लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। या तो एक तरीका है इस वाले मेथड से करो। ऊपर जाने में कितना समय लगा? 5 सेकंड। फिर यहां तक आने में कितना लगेगा? 5 यहां 10, और फिर यहां का टाइम निकालोगे।
यहां का टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? यहां का टाइम निकालने के लिए बॉल ऊपर जा रही है अगर 50 से, जब यहां पहुंचेगी तो नीचे जाएगी 50। सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी होती है बेटे, ठीक है। तो फिर तीसरा पार्ट तुम्हें करना होगा यहां से यहां तक आने का। मेरे पास एक इसका शॉर्टकट भी, शॉर्टकट तो क्या ही कहें उसको, बस एक और तरीका भी है, विच इज सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं। सब कुछ ये इक्वेशन अपने आप ही संभाल लेगी, तुम बस डायरेक्शन को ध्यान से लिखना है इसमें वैल्यूज। पहले बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है यहां से यहां तक? 320। ऐसा क्यों? वो तो क्यों नहीं बता रहे 445 वाला? क्योंकि वो टोटल है। वो तो टोटल है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप। कितना है? 320। पॉजिटिव नेगेटिव? घूसा लगेगा एक। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? पॉजिटिव नेगेटिव? बिल्कुल सही। बस तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान से लिखने हैं, बाकी सब ये इक्वेशन संभाल लेगी, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी है? -10। मैंने बताया कि हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले ये वाला टाइम निकालो फिर ये वाला टाइम निकालो फिर ये वाला, कुछ दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ गया आंसर। लेकिन ये तुम देख पा रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, सॉल्व करनी आती है, 10वीं क्लास में सीखा होगा। 320 को इधर भेज दो या फिर ये सारी चीजों को इधर ले आओ तो 5t²। समझ आया? इसको सॉल्व कर सकते हो? बताना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला। प्लस माइनस, भाई क्या बता रहे हो ये? पहले ही प्लस माइनस से शुरू कर दिया। -b प्लस माइनस b² डिवाइड बाय, बताना इसमें a b c क्या है? 5 -50 -320 हो जाएगा क्वेश्चन। माइनस वाला रूट हटा देना क्योंकि टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। वह पक्का समझ आ रहा है सभी को? हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें कभी भी टोटल टाइम निकालना, बस तुम साइन को ध्यान में रखो, बाकी सब कुछ इक्वेशन अपने आप संभाल लेगी, ठीक है। ऐसे ना बैलून वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। मैं वैसे तो क्वेश्चन लिखवा दूंगा, होमवर्क के लिए दे दूंगा। मान लो मैं एक हॉट एयर बैलून में हूं, पता ना हॉट एयर बैलून क्या होता है? ऊपर बैलून, नीचे टोकरी सी बनी है, उसमें इंसान बैठा है। मैंने एक बॉल को लिया और ऊपर की तरफ फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ऐसे छोटा सा करके दिखा देता हूं साइड। ये एक टोकरी टाइप कुछ और ये वो बैलून, ठीक है। मैंने यहां से एक बॉल को लिया, ऊपर फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से, ग्राउंड से ये थी 100 मीटर ऊपर। बताओ टाइम कितना लगेगा? ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा तुम लोगों को पहली लुक में। सोचो ये पहले ऊपर भी जाएगा फिर नीचे भी आएगा एंड अप टू सो ऑन। लेकिन तुम्हें नहीं लगता वेक्टर इक्वेशन है अपने पास? हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ऊपर का टाइम नीचे का टाइम बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं होना। हमें क्या करना है? सिंपल, एस की वैल्यू कितनी रखोगे? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? इनिशियल फाइनल -100। वेलोसिटी कितनी रखोगे? 10 या -10? 10। तुम्हें इनिशियल डायरेक्शन देखनी है, वही तो है इनिशियल वेलोसिटी। मैंने बताया ना, साइन को अगर तुम ध्यान से सीख गए, खत्म है फिर क्वेश्चंस। तो डिस्प्लेसमेंट -100, वेलोसिटी 10 पॉजिटिव का, और एक्सेलरेशन ऑलवेज -10। ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव, यहां पे लिखा, हमेशा यही होती है। तो ये बैलून वाले क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। वो तो मैं 50 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है ना, उसमें दिखाई देगा ये बैलून वाला क्वेश्चन। सिंपल इक्वेशन लगा देना, समझ आ? चलो नेक्स्ट पार्ट अपने पास है वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे गिरेगा ये निकालना है। फिर से सोचो, ये तो फिर डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आ गया। पहले ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे जाएगा, कैसे निकाले फाइनल वेलोसिटी? या कोई आसान तरीका है अपने पे? फर्स्ट इक्वेशन लगा ले, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन है तो सारा कुछ अपने आप ही संभाल लेगा ये। v की वैल्यू कितनी लिखूं? v तो निकालना ही है। u की वैल्यू कितनी लिखें? पॉजिटिव नेगेटिव? ये क्वेश्चन है। u की वैल्यू कितनी? पॉजिटिव 50। ग्रेविटी, टाइम निकाला था शायद हमने, शायद निकाला हो बेटे, यहां से निकाल लोगे टाइम। ये वाला टाइम निकालना, यहां पर पुट कर देना, टोटल टाइम ही तो लिखोगे।
हो जाएगा? मैंने बताया अगर एक ही क्वेश्चन करना है तो ढंग का कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एट 10 सेकेंड्स, सेकंड 16 सेकेंड्स आ रहा है, बढ़िया, 16 रख देना यहां पर। नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट एट 10 सेकेंड्स कैसे निकालें? 10 सेकेंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी? एक मिनट वापस चलें, ये देखना, ऊपर जाने में कितना लगा था 5 सेकंड और नीचे आने में 5 सेकंड 10 सेकेंड में। 5 ऊपर जाने में लगा, 5 नीचे आने में लगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0 लॉजिकली तो 0 ही आ गया ना, जहां से चले वहीं पर वापस। देखें इक्वेशन से ला सकते हैं क्या? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर से वही वेक्टर इक्वेशन है तो ध्यान से करेंगे। S की वैल्यू पता नहीं, U की वैल्यू 50, टाइम कितना बताया? 16 सेकंड तुम लोगों पे विश्वास कर रहा हूं बस। मैंने गूगल किया। हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर विच इज 16 का स्क्वायर। आ जाएगा क्या? करके देख लेना। और टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी। हाँ, मैंने 16 पता नहीं क्यों लिखा, 10 आना चाहिए। 10 सेकेंड्स में पूछा ना उन्होंने, आ रहा है इसमें 0, आ ही जाएगा। ये कितना हुआ 500 और ये भी हो जाएगा 500, 0। हमने भी यही सोचा था और आ भी 0 ही रहा है, तो वेक्टर इक्वेशन सही है, बढ़िया है। ऐसे अगर मैं पूछ लेता वेलोसिटी एट 14 सेकेंड्स, बताना इसमें 14 सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी होगी? बेटे मेरे को एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना था तुम लोगों के लिए, जिसके 6 पार्ट मैंने टोटल कराए हैं। आई होप कि तुम लोग इन 6 पार्ट से इतनी बात सीख गए होंगे कि अगर हमारे पास कभी भी हम वेक्टर इक्वेशंस यूज कर रहे हैं, मतलब पहली 2 इक्वेशंस यूज कर रहे हैं, तो डज नॉट मैटर एट ऑल पार्टिकल ऊपर गया नीचे गया, बस तुम डायरेक्शंस ध्यान में रखो और वैल्यू रख दो, बाकी ये फॉर्मूलाज खुद संभाल लेंगे। समझ आ रही है? अगर ये दोनों फॉर्मूला तुम लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बताना वेलोसिटी एट 14 सेकंड, पहली लुक में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो 5 सेकंड में ऊपर, 5 सेकंड में नीचे, फिर 4 सेकंड यहां पे। अब क्या पता कैसे निकालें, लेकिन हमारे पास कोई इक्वेशन है जो वैलिड हो सकती है। फर्स्ट नहीं हो सकती, टाइम दिया हुआ है ना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना निकालना है, u 50 पॉजिटिव, ठीक है। और याद रखना वो बैलून वाले क्वेश्चन में भी किसी भी चीज को ऊपर फेंको तो पॉजिटिव, एक्सेलरेशन, टाइम, आंसर कितना आ रहा है? कितना होता है 140 माइनस 50, 100 माइनस 90। आंसर माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि पार्टिकल कहां गिर रहा है? नीचे, और नीचे नेगेटिव डायरेक्शन होती है। क्लियर हुआ? तो देखो मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन का एक ही क्वेश्चन कराया, आई होप कि मैं उसमें बता पाया हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कैसे करते हैं। समझ आया? मिनिमम पॉसिबल टाइम में करा रहा हूं, तो मैं एक ही क्वेश्चन से आई होप कि तुम लोगों को समझा पाया हूं चीज। एक पार्टिकल को ऊपर फेंका u वेलोसिटी से, h हाइट, और अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं एक पार्टिकल को छोड़ूंगा भी, मान लेते हैं इस पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका ही नहीं, ये पार्टिकल को मैंने छोड़ा है लेकिन बैलून ऊपर जा रहा था, तो फिर क्या होगा? ये जा रहा ऊपर, मेरे पास एक पेन है, मैं बैलून में बैठा और मैंने पेन को ऐसे छोड़ दिया, तो मैंने लग रहा है ये पेन जब तक मैंने नहीं छोड़ा था कहां जा रहा था? कितनी वेलोसिटी से? जितनी से बैलून जा रहा था, मैं भी उतनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा हूं। इसका मतलब है चाहे मैं यहां पे लिख दूं ड्रॉप, और फिर हमें फाइंड आउट करनी है ये हाइट फॉर एग्जांपल, या हाइट दी हुई है कुछ और फाइंड आउट करना है, हमेशा ध्यान रखेंगे बैलून अगर जा रहा है यू से, तो ये पार्टिकल भी कितने से जा रहा होगा ऊपर? यू से। तो कुछ हाइट ये ऊपर कवर करेगा स्मॉल h, फिर ये वापिस भी आएगा वही हाइट, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितनी रहेगी? कैपिटल H। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव।
अच्छा ऐसे ही बता दो मेरे को, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी कैसे निकालें? इनिशियल पता है, हाइट पता है, कौन सी इक्वेशन लगाएं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? टाइम नहीं पता इस बार, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी तो हमें निकालनी है, यू पॉजिटिव लिखे नेगेटिव? डायरेक्शन तो देखनी होगी ना, ऊपर की डायरेक्शन में यू तो पॉजिटिव, वैसे नेगेटिव भी होती, स्क्वायर है कोई फर्क ना पड़ता। 2a कितना लिखें? -10। और s कितना लिखें? ऊपर गया h, नीचे आया स्मॉल h, तो डिस्प्लेसमेंट ये वाली कितनी हुई? 0। तो सिर्फ यही कवर किया इसमें, बस यहां सॉल्व कर लेना, ये निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट मैंने ऐसा ब्रीफली समझा दिया। और अगर टाइम निकालना होता तो, अगर टाइम निकालना होता तो सेकंड इक्वेशन लगाते। वैल्यूज बताओ क्या रखूं s की जगह? इस क्वेश्चन में देखो और बताओ। डिस्प्लेसमेंट कितनी? -h। u पॉजिटिव नेगेटिव? बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन? बस फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते, समझा? तो एक बैलून वाले क्वेश्चन काफी बनते हैं। ठीक है, एक और टाइप के क्वेश्चन है, वो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं, वाटर ड्रॉपलेट वाले क्वेश्चन। एक कोई भी सिंपल सा टैप है और उसमें से पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं। ऐसा क्वेश्चन कह देते हैं कि हर 1 सेकंड बाद एक एक बूंद गिरती जा रही है, तो बताओ सेकंड और थर्ड के बीच में कितना गैप होगा, एंड अप टू सो ऑन। शीट में से करना है वाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट कैटेगरी। क्वेश्चन एक ही है, डोंट वरी, फिर से एक ही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं सिर्फ। तो ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस में इतना ध्यान रखना, अगर कभी भी हमारे पास एक्स टी ग्राफ दिखे या वी टी ग्राफ दिखे या ए टी ग्राफ दिखे, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक हम उससे स्लोप ले सकते हैं और एक एरिया। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और इतना बढ़िया क्वेश्चन होगा कि सारा कुछ उसमें से सीख जाएंगे। हाँ, उसके पार्ट 5-6 होंगे, लेकिन उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हम कभी भी एक्स टी ग्राफ का स्लोप देखें, स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो ये क्या चीज है? ये तो वेलोसिटी की बात हो गई, एवरेज वेलोसिटी की बात हो गई है ना। अगर हम वी टी ग्राफ का स्लोप देखें, मतलब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये तो एक्सेलरेशन की बात हो गई। अगर हम डेल्टा ए बाय डेल्टा टी देखें तो ये क्या चीज है? ये कुछ भी नहीं, मतलब ये अपने काम की चीज नहीं, कुछ नहीं मिलता इसके स्लोप से। बाय द वे, डेल्टा एक्स का मतलब x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, और यहां पे भी v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। इसमें बताओ, अगर xt ग्राफ का मैं एरिया देखूंगा, x इंटू t क्या होता है? डिस्टेंस इंटू टाइम क्या होता है? पता नहीं, हमें नहीं पता डिस्टेंस इंटू टाइम क्या होता है। एरिया का मतलब मल्टीप्लाई करो। बताना, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन। एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है हमें, वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या होगा? वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बस इतना सा ही डेटा में याद रखना ग्राफ के क्वेश्चन करने के लिए, नथिंग एल्स एट ऑल। चलो, कोई नोट कर रहा है क्या? दिमाग में रहेगा ये? हाँ, ये सारी बातें लिखवाई होंगी बेटे, लेकिन ये क्वेश्चन हम साथ साथ बनाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी बनाना और सभी को ही करना है। चलो बना लो बेटे, इतना सही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए पार्ट, वेलोसिटी एट 1.5, 3.5, 4.5, 6
इतने टाइम पे वेलोसिटी बतानी है क्या क्या होंगी। ज्यादातर में तो हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, देख के ही बताना ग्राफ को। चलो बताओ, सबसे पहले 1.5 पे कितनी वेलोसिटी है? 1.5 कहां दिख रहा बाय द वे? 1 और 2 के बीच ये रहा ना यहाँ पे, कितनी वेलोसिटी है यहाँ पे? 10। तो आंसर आ गया 10। लिख भी रहे हो ना साथ साथ? 3.5 पे बताना, 0 और -10 के बीच यहां कहीं होगा। 0 और 10 के बीच में होना चाहिए, लेकिन कैसे करें? और नेगेटिव आंसर आना चाहिए ना, ये तो मुश्किल से आ गया। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने कहा है कि एक करेंगे लेकिन बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। अब हमें ये निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? ये कितना है? 3.5 नहीं, ये कितना है? 0.5 है ना। ये कितना है? 3 और 4 के बीच में 1। ये कितना है? ध्यान से, ये कितना है? -10। अब ध्यान से सोचना, हमें ये निकालना है। मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया था, कभी भी अगर एक स्ट्रेट लाइन हो तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। या फिर अगर मैं यहां पे अल्फा मान लूं तो ये अल्फा एंगल ये छोटे ट्रायंगल के लिए या बड़े ट्रायंगल के लिए? ये तो दोनों के लिए है। इसका मतलब अगर मैं इसमें लगा दूं tan अल्फा, कई साइड पे लगाते हैं या इसके नीचे लिख रहा हूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं इसके लिए tan अल्फा, तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर, जो कि हमें नहीं पता, डिवाइड बाय बेस इज इक्वल टू, यहां बड़े वाले ट्राइंगल में भी लगा दो, परपेंडिकुलर बाय बेस। कितना बन रहा आंसर? 0.5 को उधर भेज दो। 0.5 मतलब 1/2, 1/2 को यहां भेजोगे तो -5। तो 3.5 पे कितनी वेलोसिटी है? -5। वैसे हम गेस भी कर सकते थे ना, 3 और 4 के बीच में वेलोसिटी आधी आनी चाहिए थी, बट ये तरीका भी तो पता होना चाहिए। कंफ्यूजन? बताओ 4.5 पे कितनी होगी? 4.5 तो यहां होगा ना, ये तो आसान सी है, -2। 6 पे बताओ कितनी है? बढ़िया, 0। कंफ्यूजन? अच्छा, अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालनी है तो क्या चाहिए होता है, स्लोप या फिर एरिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या चाहिए? स्लोप। यही लिख रहा हूं, मैंने बताया एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके पार्ट्स हैं 4-5। एक्सेलरेशन एट 0.5, 1.5, -3 या सॉरी 3, 5.5, सभी करेंगे क्वेश्चन को। इन टाइम पे एक्सेलरेशन बताओ। अरे ओए मैंगो फ्लेवर, जल्दी कर, क्वेश्चन नहीं कर रहा तू? पेन चला जल्दी। मैंने चलाया ना, अगर गजनी बना दूं। नहीं बेटे, उसकी बॉडी पे लिखा होता ना कुछ कुछ। देखते हैं, जल्दी करो बेटे। बाकी एक्सेलरेशन मिलती है स्लोप से, बताओ 0.5 पे कितनी होगी एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट? बताओ ये कितना है? 0.5। और अब हमें पता है ये कितना है? 5। अभी तो निकाल के देखा था कि सेम ही आ रहा है ना। ये 0.5, ये 5। एक्सेलरेशन मतलब कैसे मिलता है? स्लोप से। डेल्टा V बाय डेल्टा टी मतलब V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1। कितना है V2 माइनस V1? सॉरी, V2 माइनस V1 कितना है? 5। और T2 माइनस T1 तो आ गया आंसर इसका। या फिर हम tan अल्फा से भी देख सकते थे। tan अल्फा भी तो स्लोप ही होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 5 डिवाइड बाय 0.5, आंसर आ गया इसका। बताओ 1.5 का। और गलत बताया तो हालत सोच लेना अपनी। 1.5 पे 0 क्यों? तो स्लोप ही 0 है। अभी देखो बताया था।
काफी पीछे चला गया शायद, बस 22 स्लाइड होगी। कोई बात नहीं। ये देखो, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसका स्लोप 0 है। स्लोप मतलब इस केस में एक्सेलरेशन 0। हाँ, तो 1.5 पे आंसर आ रहा है 0। 3 पे बताओ। माइनस में आएगा। आना तो माइनस में चाहिए ना, क्योंकि स्लोप ऐसा है टेढ़ा सा। अब ये भी मैंने बताया था, फिर से मेरे को उस स्लाइड पे जाना पड़ेगा। चलो बताओ फिर, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। लेकिन ये तो नेगेटिव वाला स्लोप है। मैंने दो तरीके बताए थे, या तो ये वाला एंगल ले लो या फिर माइनस tan अल्फा ले लो। हम माइनस tan अल्फा को चूज करेंगे, मतलब इसके लिए आएगा माइनस tan अल्फा। और बताओ कितने आएगी tan अल्फा की वैल्यू? ये कितना आया था परपेंडिकुलर अभी अभी? 5 नहीं, ठीक है, हमने माइनस पहले ही ले लिया, तो 5। और ये कितना है? 0.5 5 बाय 0.5 कितना होता है? -10। 5.5 पे बताओ कितना होगा? कहाँ है 5.5? वो 6 और 5 ये। अच्छा एक बात बताओ, इस पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। वैसे लग रहा है ना नीचे है तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन तुम देखना स्लोप इसका पॉजिटिव है नेगेटिव? तो इसका आना चाहिए पॉजिटिव 10। क्यों? तुम्हारे लॉजिक भी तो बड़े खतरनाक हैं। पहले पॉजिटिव 10 आया था, बाद में पॉजिटिव 10 आया। बस निकाल लो, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल तो क्यों ही ले रहे हैं हम, ये एंगल आएगा, तो ये बन जाएगा 10 बाय 1। वही पक्का समझ आ रहा है कि यहां मैंने नेगेटिव लिया या पॉजिटिव? रीजन क्या है इन दोनों का? क्योंकि इसमें स्लोप नेगेटिव है, इसमें स्लोप पॉजिटिव है, दैट इज द रीजन। ठीक है, इस ग्राफ से डिस्टेंस भी मिल सकता है। दो ही पॉइंट्स में पूछ रहा हूं इसमें, सिर्फ डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स एंड 6 सेकेंड्स। बताओ भाई 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा? जरा इसमें देखना डिस्टेंस कैसे मिलता है? एरिया से। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिलती है एरिया से। 3 सेकंड में कैसे निकालें? मतलब मुझे ये सारा एरिया चाहिए। 3 सेकंड यही है ना? कैसे, कैसी शेप है ये? ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये कितनी है? 1। और ये कितनी है? और हाइट कितनी है दोनों के बीच में? 10। आंसर आ गया। और अगर हमें 6 सेकंड में निकालना हो तो 6 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? हम गेस कर सकते हैं, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी आएगा, लेकिन ये तो नीचे है ना, तो नेगेटिव लें या नहीं? सोच लेना, लगेंगे बेटे अगर गलत बताया तो। नेगेटिव लेंगे या नहीं? रीजन क्या? हम बात किसके कर रहे हैं? डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछता लेकिन लिख देता डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बताते? तो 3 सेकंड में कितना आता? 20, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 सेकंड में कितना आता? 0। क्यों? माइनस हो जाता। इस बार हमें माइनस कर देना, ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव। कन्फ्यूजन? एवरेज स्पीड 2 और 4 सेकंड। पहले बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। बताओ 2 और 4 सेकंड में कितना हो जाए? ये रहा 2, ये रहा 4। 2 सेकंड तो टाइम है। ये वाला टोटल डिस्टेंस, मतलब ये वाले एरिया निकालो और टोटल टाइम रख दो। देखना ये कैसी शेप लग रही है? ट्राइंगल। और ये भी ट्राइंगल, दोनों ट्रायंगल है सेम, और लग भी सेम ही रहे हैं, बिल्कुल सही। तो क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस
डिवाइड बाय टोटल टाइम। बेस इनटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 10। कितना बना दिमाग में ही कर लो। 10 ही आएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इनटू 2 भी कर देता प्लस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों प्लस क्यों कर रहे हैं? डिस्टेंस चाहिए। कितना बन जाएगा? टाइम बताओ, टाइम कितना आएगा? 2 सेकेंड्स। आंसर कितना आया? 5। सेम क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी। ऊपर के ट्रायंगल का एरिया आता पॉजिटिव और नीचे वाले का क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये आ रहा है 10 और ये कितना? ये आ रहा है 5। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके 5 आ रहा है ना, और ये वाला कितना आएगा? -5। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। डिवाइड बाय टाइम तो रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी पूछता, आंसर कितना लिखते? 0 से 6 तक। क्यों? एक पॉजिटिव एरिया, एक नेगेटिव एरिया। और अगर मैं पूरे के लिए एवरेज स्पीड पूछता तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया जो कि हमने निकाला हुआ है ना, ये निकाला हुआ 40, और टोटल टाइम कितना है? 6। बस एक फाइनल पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन। एक सेकंड पे और 5 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड एंड इन 5 सेकंड्स। ना 0 से 1, 0 से 5। 1 सेकंड में एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। भाई एक वाला तो आसानी। कितनी है वेलोसिटी? 10 और टाइम कितना है? तो आंसर आ गया 10/1, विच इज पहले वाले का तो आंसर 10 आ गया। दूसरे का बताओ। 5 में 5 है का? ये रहा 5 -2। रीजन? बढ़िया बेटे, बहुत अच्छी बात बोली है। मुझे ये बताओ इस जगह पे कितनी एक्सेलरेशन है? ध्यान से सोचना, ये फ्लैट लाइन है। फ्लैट लाइन का स्लोप कितना होता है? तो एक्सेलरेशन भी कितनी होगी? मतलब इस जगह पे वेलोसिटी कितनी दिख रही है हमें? वेलोसिटी -10। तो हमें पता लगा कि इस वाले केस में वेलोसिटी है -10 डिवाइड बाय टाइम कितना है? टोटल 5 -2। तुम लोगों ने क्या लॉजिक लगाया था? यही लॉजिक लगाया था। हो गया सबका? ये ग्राफ समझ आया बेटे? काफी सारे पार्ट्स थे। एक मिनट रुक जाओ भाई, सांस ले लो, रुक जाओ। बस ये ग्राफ है, इसको हमें एक्सेलरेशन टाइम में बदलना है। मतलब एक न्यू ग्राफ बनाना है जो AT का होगा, और एक होमवर्क दूंगा जिसको XT में बदलना है। ये होमवर्क 1 2 3 4 5 6 ये तुम लोग करोगे कि कैसा ग्राफ दिखेगा XT के लिए। हाँ, पोजीशन टाइम। फिलहाल के लिए AT में इंटरेस्टेड है। यहां बताओ कितनी एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट है। स्लोप देखना होता है एक्सेलरेशन का मतलब, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। तो यहां कहीं मान लेते हैं। दूसरे सेकंड में बताओ 1 से 2 तक 0 मतलब ये। तीसरे में बताओ ये क्या? ये तो नेगेटिव है। उसके आगे देखना, ये तो पूरा सेम ही है ना। इसका मतलब 2 से लेके 4 तक सेम एक्सेलरेशन है, और कितनी है? नेगेटिव। उसके बाद बताओ 4 से 5 तक कैसी है? 0। 5 से 6 तक? 5 से 6 तक पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव स्लोप। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ आया? तो ये था हमारे पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर। इसके अलावा मैं एक जो शीट शेयर करने वाला हूं,
नोट्स पढ़ना, फिर शीट करना, फिर समझ लेना, ये चैप्टर हमारा हो गया। ठीक है, मिलते हैं।